हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमथुरा धौलपुर। बीए पार्ट सेकंड ईयर का सेकंड पेपर मानव भूगोल। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने भील और नागा जनजाति के बारे में चर्चा की थी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे वो जनजाति है गौड़ जनजाति। स्टूडेंट्स, ये जनजाति भारत की सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है। गौड़ जनजाति भारत की सबसे प्रमुख जनजाति मानी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यह व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मुगल शासनकाल तथा बाद में मराठा आक्रमण से पूर्व गौड़ों का शासन था। मुस्लिम लेखकों ने इस प्रदेश को गोंडावंड की संज्ञा प्रदान की है। इनके शासन का अंत 1760 में हुआ, जबकि मराठाओं ने इस प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित किया। निवास प्रदेश की हम बात करें गौड़ों की, तो भौगोलिक दृष्टि से गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के पठारी भाग में कुछ गौड़ रहते हैं। यानी इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यह दक्षिण में गोदावरी नदी तथा उत्तर में विंध्याचल तक फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर के पठार में इनका मुख्य वर्ग मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, हवला और ढोकर हैं। आंध्र प्रदेश के गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में साउरा वर्ग तथा कुरुस और केवट वर्ग के गौड़ रहते हैं। इनके अधिवास की हम बात करें, निवास क्षेत्र की, तो एक गौड़ व्यक्ति का भवन निर्माण अनेक उत्सवों एवं शगुन आदि से संबंधित होता है। उचित जगह का चयन करने के बाद शाम के समय उत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में पक्के आवासों का निर्माण किया जाने लगा है। जिस स्थान पर आवास का निर्माण किया जाता है वहाँ पर बतख है एवं मुर्गों की बलि दी जाती है। इन लोगों के निवास के लिए नंगले और पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं। प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि की व्यवस्था उसी के उत्पादन क्षेत्र से। इन लोगों की स्त्रियां शरीर के काफ़ी भाग में गोदन करवाती हैं। शरीर में तरह तरह की डिजाइन बनवाई जाती हैं जो सुंदरता के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनवाकर शरीर को सजाया जाता है। गौड़ लोग प्रायः सूती वस्त्र पहनते हैं। पास के किसी कस्बे से सूत और सूती कपड़ा खरीद लाते हैं। सूत के वस्त्र अपने गांव में तैयार करते हैं। अपने पालतू भेड़ बकरियों से इन्हें ऊन और बाल प्राप्त हो जाती है। उनसे ऊनी कपड़े एवं कपड़ा अपने गांव में ही तैयार करते हैं। स्त्रियां मूंगे व नकली मोतियों से बने आभूषण पहनती हैं। मूंग और कोड़ियों से गूथर हार बनाती हैं, जिसे फूल पत्तियों से बनी देसी रंग से रंग लिया जाता है। पशुओं के सींग के कंधे बनाए जाते हैं। औरतें एल्युमिनियम एवं चांदी की बालियां पहनती हैं। औजार और उपकरण गौड़ जनजाति के कृषि कार्यों के लिए इनका उपकरण स्वयं तैयार करती हैं। इनके गांव में एक लोहार होता है जो इस कार्य में को संपन्न करवाता है। इनके औजार बहुत ही साधारण किस्म के होते हैं। स्थानीय लोहार कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे, फसल काटने की दांतलियां, हाशियां, कृषि कार्य के लिए हलों, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और आखेट करने के लिए तीर बनाता है। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं भी बना लेते हैं।
गौड़ की सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था पितृ प्रधान सामाजिक व्यवस्था होती है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है तथा पुत्री को संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाता है। यदि लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करनी है तो उसे लड़की के पिता के घर 2 से 4 वर्ष तक कामकाज करना पड़ता है। परिवार की इकाई को भाईबंद के नाम से जाना जाता है। पिता या परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया के रूप में होता है। स्त्रियां इस अधिकार से वंचित रहती हैं। इनमें भूमि संबंधी उत्तराधिकार का नियम अस्पष्ट है। गौड़ लोग में विवाह अनेक प्रकार के से संपन्न किया जाता है, जैसे सेवा विवाह है, विधवा विवाह है, हरण विवाह है, विनिमय विवाह है, मकली विवाह है इत्यादि। इन लोगों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है। जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह विच्छेद का अधिकार मात्र पुरुषों को ही है। पत्नी घर से भागकर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, तब भी वह उसकी वैधानिक रूप से पत्नी मानी जाती है। वह इस प्रकार अपने पति को तलाक के लिए बाध्य करती है। तलाक के बाद पूर्व बच्चों पर पति का अधिकार होता है। इन लोगों में विवाह उत्सव का आयोजन किसी प्राकृतिक वस्तु जैसे जल स्रोत, आम के वृक्ष आदि के निकट जाकर किया जाता है। इस अवसर पर रामधुन का आयोजन किया जाता है। इनका विश्वास है कि रामधुन से समस्त अपकृत्य नष्ट हो जाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग नृत्यों के प्रति काफ़ी अभिरुचि रखते हैं। इनका वाद्य यंत्र पर्याप्त लोकप्रिय बन गए हैं। स्त्री पुरुष साथ साथ नृत्य में भाग लेते हैं। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गौड़ गांव में एक पुजारी पुरोहित भी होता है, जो देवार कहा जाता है। हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और उसमें भी झूम कृषि करते हैं और आखेट करते हैं। कुछ लोग वनों की उपज इकट्ठा करते हैं, कुछ पशुपालन करते हैं और कुछ लोग मछली पालन का कार्य भी करते हैं। ये दिप्पा कृषि करते हैं, जिसमें एक भूमि पर 2-4 वर्ष कृषि करने के बाद उस कृषि को छोड़ दिया जाता है और दूसरी भूमि पर कृषि करते हैं। तथा दूसरी प्रकार की कृषि भी पेड़ कृषि कहलाती है। यानी गौड़ जनजाति है वो दिप्पा कृषि और पेड़ कृषि इस तरह की ये कृषि करते हैं। हम दिप्पा कृषि की बात करें तो जंगली जातियां अभी तक बहुत कुछ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और जंगलों में इकट्ठे की गई लकड़ी, कंदमूल, फल और जड़ी बूटियों से जीवन निर्वाह करने के लिए निर्वातन कृषि करते हैं, विवर्तन कृषि करते हैं। इसमें नई साफ की गई कृषि को कुछ समय जोतने के बाद दूसरी भूमि को जोतने बोने के लिए साफ कर देते हैं। कृषि करने का यह ढंग दिप्पा कहलाता है, जो साधारणतः असम की कुकी जाति की झूमिंग कृषि के समान है। दिप्पा कृषि में भूमि के किसी भाग के जंगलों को काटकर उनमें आग लगाकर साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार जब ये तैयार हो जाती है तो उसमें कस्सी फावड़े से भूमि को खोद कर बीज बो दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर हलों द्वारा बीज बोए जाते हैं। कृषि करने के बाद देवी माता और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। पैडा कृषि दूसरी इनकी कृषि पद्धति है। पैडा पहाड़ी ढालों के भागों के ढालों पर जहाँ वन खड़े रहते हैं, पैडा कृषि की जाती है। इसमें सीढ़ीदार खेत पर कृषि करते हैं। दिप्पा और पाड़ा कृषि में एक समानता है कि प्रत्येक फसलों को उगाने के बाद भूमि को 2 या 3 वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिसमें उसमें जंगली घास और झाड़ियां वापस उग सकें और उनको जोतने तथा उड़ता बढ़ जाएं। जिन भागों में जल प्राप्त होता है वह ऊंचे ढालों से छोटी छोटी नहरें काटकर नीचे खेतों में लाई जाती हैं। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल के निचले भाग में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिससे बहता हुआ जल मिट्टी में ही रुका रहे। भूमि संरक्षण की यह विधि मानव द्वारा वातावरण का समायोजन का एक बुद्धिपूर्ण उदाहरण है, जिसे मनुष्य ने शताब्दियों के अनुभव के बाद सीखा है। छात्रों, गौड़ लोगों का पशुपालन है जो सहायक के रूप में करती है। गौड़ जनजाति है वो पशुपालन कृषि कार्यों के सहायक के रूप में करती है। यानी कृषि कार्य तो इनका मुख्य है ही है, इसके अलावा ये पशुपालन का कार्य भी एक सहायक के रूप में करती है। इसमें रावत वर्ग का पैसा पशुपालन है। ये लोग गाय
बैल आदि दूसरे कृषकों को बेच देते हैं। रावत लोगों का छुआ हुआ दूध, दही और अन्य भोजन सामग्री अन्य सभी खा लेते हैं। अतः समाज में इन्हें पवित्र माना जाता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्यम कृषि करना और लकड़ी काटना है। इसलिए इनमें दस्तकारी उद्योगों का विकास नहीं हो सका। रावत लोगों को दूध दही के बदले में अनाज एवं वस्तुएं मिल जाती हैं। कुछ लोग कस्बों में जाकर भी दूध दही बेचते हैं। दूसरों का काम है मत्स्य पालन। बस्तर की सभी आदिम जनजातियां मत्स्य पालन थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य करती हैं, परंतु कुरुख वर्ग के मछुआ ने मत्स्य पालन को स्थायी पैसा बना लिया है। ये लोग कृषि नहीं करते, इसलिए यह मैरिया वर्ग से पूर्णतः पृथक हैं। कुरुख, केवट तथा छियर वर्ग के लोग, गौड़ लोग पशुपालन के द्वारा जीवन यापन करते हैं। अगला इनका यह उद्योग। गौड़ लोग गांव में कुटीर उद्योग स्थापित कर अपने आवश्यकताओं के औजार बनाते हैं। प्रत्येक गांव या 2-3 गांवों के लिए एक लोहार होता है, जो खेती के बहुत साधारण औजार बनाता है। उन लोगों में लोहार जनजाति कोई अलग जनजाति नहीं होती, परंतु गौड़ों में से कुछ लोग लोहार का पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में गंजाम और विशाखापट्टनम जिले में सावरा वर्ग के बहुत गौड़ परिवार छोटे छोटे कुटीर उद्योग में लगे रहते हैं। जैसे अरसी वर्ग के लोग हाथ करगा से कपड़ा बनाते हैं, कुंदाल वर्ग के लोग टोकरियाँ बनाते हैं और बहुत से परिवार लोहार हैं। वर्तमान समय में गौड़ पर शिक्षा के प्रभाव के जटिलताओं ने भरपूर गौड़ जनजाति के लोगों का जीवन जटिलताओं से भरपूर रहा है या रहता है। भूमि उपजाऊ है, वन संपदा समाप्त हो गई है अथवा अब उस पर इनका अधिकार नहीं रहा। अन्य जीवन यापन के स्रोतों का लगभग अब अभाव है। कठोर परिश्रम के बाद भी ये 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में ये लोग निर्माण उद्योगों में श्रमिक का कार्य भी करने लगे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इन आदिम जनजाति के लोग कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि के खानों में कार्य करते हैं। भिलाई इस्पात केंद्र और अन्य उद्योग नगरों में ये लोग श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। इन नवीन तकनीक के संपर्क में आने से इन आदिवासियों की अर्थव्यवस्था बड़ी उन्नत हुई है। निर्माण केंद्रों के समीप ही इनकी नई बस्तियां बस गई है, जिनमें अस्पतालों, स्कूलों तथा बाजारों की सुविधा भी उपलब्ध होती हैं। यातायात के साधन विकसित होने से नगरों से संपर्क बन गया है, जिसमें जीवन अधिक सुखी हो गया है। धन्यवाद छात्रों।